जुलाई 2021 BA सेकेंड ईयर की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर रजनी पुस्तिवाल। आई थिंक आप सब मुझे अच्छी तरह से जानने लगे होंगे या कॉलेज में हम लोग आए हैं तो जानते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कांग्रेस में जो फूट का प्रारंभ हुआ था या कांग्रेस में जो डिवीज़न हो गया था वो किस वजह से हुआ या कांग्रेस में वो डिवीज़न क्यों आया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो कांग्रेस बनी थी प्रारंभ में, जब स्टार्टिंग हुआ था कांग्रेस का, उस समय इसमें सभी तरह के लोग शामिल थे, जिसमें दोनों तरह की विचारधाराओं के लोग थे, उदारवादी और उग्रवादी। लेकिन इनके उद्देश्य और प्रभाव की दृष्टि जो थी या उद्देश्य या काम करने का जो तरीका था वो दोनों का बिल्कुल अलग होता चला गया या डिफरेंस दोनों में आने लगे, और इसी वजह से इनमें एक डिवीज़न आने लगा या फूट प्रारंभ होने लगी। 1905 का जो बनारस अधिवेशन हुआ, उसमें बाल गंगाधर तिलक ने व उग्र राष्ट्रवादियों के एक वर्ग ने उदारवादियों की राजनीतिक भिक्षावृत्ति की तीव्र निंदा की और इस बात का प्रतिपादन किया कि संगठित निष्क्रिय प्रतिरोध के मार्ग को अपनाकर ही भारत के राष्ट्रीय जीवन पर विदेशी नौकरशाही के प्रभुत्व का अंत किया जा सकता है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि ब्रिटिश माल और सरकारी शिक्षण संस्थाओं का भी संगठित और निरंतर बहिष्कार किया जाना चाहिए, लेकिन उदारवादी निष्क्रिय प्रतिरोध को अधिक रूप से अव्यवहारिक मानते थे और उनका विचार यह था कि इससे राष्ट्रीय प्रगति अवरुद्ध होगी। उदारवादियों को अब भी ब्रिटिश राष्ट्र की न्याय भावना और उनके संवैधानिक जो साधन थे उसमें विश्वास था, और इसीलिए साथ में एक चीज़ जो सामने आई वो ये भी है कि कांग्रेस के दोनों वर्ग, जो लिबरलिज्म था या जो उग्रवादी था, दोनों की जो सोच थी स्वराज्य को लेकर के वो भी अलग अलग थी। इसीलिए 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ उसमें विधिवत रूप से कांग्रेस दो भागों में बंट गई, उदारवादी कांग्रेस व उग्रवादी कांग्रेस। उग्र राष्ट्रवाद के जो समर्थक थे उनका ये मानना था कि जितना बड़ा ये विद्रोह था उदारवाद के विरुद्ध, जितना बड़ा उनका विद्रोह था, साम्राज्यवाद के विरुद्ध भी उनका जो विरोध था वो उतना ही अलग था या उतना ही समानांतर था। विपिन चंद्रपाल का मानना है कि ब्रिटेन के आर्थिक हितों की दृष्टि से ये नितांत आवश्यक था कि भारत पर उसका राजनीतिक नियंत्रण हमेशा बना रहे, क्योंकि पॉलिटिकल यदि हम किसी चीज़ को दबा के रखते हैं या राजनीति में यदि हम प्रभावित हैं, राजनीतिक रूप से किसी देश को नियंत्रण में रखते हैं, तो वहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था है वो ऑटोमेटिक हमारे हाथ में आ जाती है। इसीलिए युद्ध के बिना भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होना नितांत असंभव सा प्रतीत हो रहा था। लाला लाजपत राय और अन्य उग्रवादियों का यह मानना था कि व्यापारियों का ये जो राष्ट्र है ब्रिटेन, वह केवल दबाव की भाषा समझता है। सर हेनरी कॉटन का मानना था कि उग्रवादी भारत में सब प्रकार से मुक्त और स्वतंत्र राष्ट्रीय प्रणाली की स्थापना करना चाहते थे। उग्रवादियों के और उदारवादियों के साधन, चूँकि लक्ष्य दोनों का एक ही था, लेकिन काम करने का जो तरीका था वो डिफरेंट था, एकदम अलग था। इसीलिए दोनों के साधनों में बड़ा अंतर है। नेविन्स ने तिलक को उभारते हुए या उद्धृत करते हुए कहा है कि अपने उद्देश्यों के कारण नहीं बल्कि उसे प्राप्त करने के उपायों के कारण हमें उग्रवादियों की उपाधि मिली है। इस चीज़ को समझने की हमें आवश्यकता है। हमारा जो गोल था, द मेन पर्पस वॉज दैट कि हमें स्वराज्य मिले। उदारवादी भी यही चाहते थे कि हमें स्वराज्य मिले। दोनों के रीजंस सेम थे, दोनों के लक्ष्य सेम थे, लेकिन सिर्फ मात्र साधनों का डिफरेंस होने के कारण दोनों की अलग अलग पहचान बनी, उदारवादी और उग्रवादी। उदारवादी जो थे वो प्रार्थनाओं, स्मृतियों और प्रतिनिधि मंडलों की नीति अपनाते थे, जबकि जो उग्रवादी थे वो उसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति के नाम से जानते थे या पुकारते थे। 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने कहा था कि एक अंग्रेज सबसे अधिक घृणा भिखारी से करता है। तो मेरा विचार यह है कि भिखारी है भी इस योग्य कि उससे घृणा की जाए, इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हम अंग्रेजों को सिखा दें कि हम भिखारी नहीं है। उनका ये कहने का पर्पज़ ये है कि हमारी ही चीज़ है तो हम क्यों मांगें। अगर मान लीजिए मेरी कोई वस्तु है और वो किसी के पास है या किसी ने मुझसे छीनने की कोशिश की है या छीन ली है, सो आई शुड ट्राई टू गेन अगेन। मुझे उसको वापस मांगना चाहिए या वापस छीनना चाहिए।
या छीनना भी नहीं चाहिए तो कम से कम वापस मांगी जानी चाहिए। पर उसके लिए मैं एप्लीकेशंस लगाऊं या हाथ जोड़ूं या भिखारियों की तरह उनसे विनती करूं तो वो गलत है। विपिन चंद्र पाल का मानना था कि स्वराज्य स्वावलंबन के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए हमें अपनी राष्ट्रीय शक्तियों को इस प्रकार से संगठित करना चाहिए कि कोई भी शक्ति हमारे विरुद्ध हो हमारे सम्मुख झुकने के लिए बाध्य हो जाए। उन्होंने पुनः यह माना कि यदि सरकार मेरे पास आकर कहे कि स्वराज्य ले लो तो मैं उपहार के लिए धन्यवाद देते हुए कहूँगा कि मैं उस वस्तु को स्वीकार नहीं कर सकता जिसको प्राप्त करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। उग्रवादियों के जो साधन थे उसमें बहिष्कार, स्वदेशी शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा जो थी वो उनके साधन थे। उग्रवादी अपने लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं, स्मृति पत्र या प्रतिनिधिमंडल जो थे उनको स्वीकार ना करके किसी भी चीज़ का बहिष्कार करने में, स्वदेशी को अपनाने में और शिक्षा को माध्यम मानते थे। उनका मानना था कि दुकानदारों की जाति ब्रिटिश राष्ट्र को नैतिकता के ऊपर आश्रित तर्कों की अपेक्षा व्यापार में घाटा होने की बात अधिक प्रभावित कर सकती है। ये इसलिए कहा गया क्योंकि वो लोग सिर्फ व्यापार करने आए थे। यदि उनको माइनस में हम लोग देंगे या उनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो वो यह नहीं टिकेंगे। हम अपने मुख्य सरकारी भवनों से हटाकर साधारण जनों की कुटियों तक ले जाना चाहते हैं। बहिष्कार आंदोलन का यही मनोवैज्ञानिक और नैतिक और आध्यात्मिक महत्व है। उन्होंने शिक्षा को भी एक साधन बनाया और शिक्षा को भी स्वीकार किया कि जो शिक्षा है वो भी समाज में परिवर्तन लाएगी। इसी उद्देश्य से लोकमान्य तिलक ने दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की। बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता भी प्राप्त हुई। कलकत्ता के एंग्लो इंडियन समाचार पत्र द इंग्लिशमैन में लिखा गया है कि यह बिल्कुल सत्य है कि कलकत्ता के गोदामों में कपड़ा इतना भरा जा चुका था कि वो बेचा नहीं जा सकता था। अनेक मारवाड़ी फर्म में नष्ट हो गई थी और बड़ी से बड़ी यूरोपीय निर्यात दुकानों को या तो बंद करना पड़ा या उनका व्यापार बहुत ही मंदगति पर आ गया। इसका मतलब यह है कि बहिष्कार के रूप में राज के शत्रुओं ने देश के ब्रिटिश युद्धों पर कुठाराघात करने का अत्यंत प्रभावशाली शस्त्र अपना लिया था। जब कोई अर्न करने आता है, जब कोई सिर्फ कमाने आता है तो वो सिर्फ प्रॉफिट देखता है। वो आपकी बेसिक ड्यूटीज़, बेसिक वैल्यूज़ या बेसिक आपकी ट्रीटमेंट या आपकी हेल्थ या आपकी कंसिडरेशन को नहीं देखता। वो सिर्फ ये देखता है कि मुझे कहाँ नुकसान हो रहा है। और जो ब्रिटिश जाति थी वो कमाने ही आई थी। हमारे ऊपर उनका राजनीतिक जो राज था, इट वॉज अ प्लानिंग टू गेन द पावर, इट वॉज प्लानिंग to control the economy of India, but the basic is this, and they were only the traders and they come to for a trade only। उनका व्यापार ही एक रीज़न था यहाँ आने का, व्यापार के कारण ही वो यहाँ आए थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहिष्कार आंदोलन ने भारतीय उद्योगों को, विशेषतः वस्त्र उद्योग को अभूतपूर्व बल प्रदान किया। और कपड़ा जो डिपार्टमेंट था, कपड़ों का जो उद्योग था वो राष्ट्रीय कोष में जमा किया गया, जिसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने एक ही सार्वजनिक सभा में 70,000 रुपये एकत्रित करने में उनको सफलता भी मिली। उग्रवादी नेताओं में यदि हम गिनने की कोशिश करते हैं तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष हमें सबसे ऊपर नजर आते हैं। इसमें से उग्र राष्ट्रवाद का प्रतिनिधि नेता और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को माना जा सकता है या माना जाता है। जिस प्रकार गोखले उदारवाद के सबसे प्रमुख प्रतिनिधि थे, उसी प्रकार तिलक जो थे वो राष्ट्रवाद के सबसे बड़े प्रतिनिधि माने जाते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि उग्रवादी आंदोलन चाहे कितना ही भ्रष्ट पोजीशन में रहा हो, उन्होंने चाहे कितना ही बहिष्कार का माध्यम अपनाया हो या कितना ही स्वदेशी को अपनाने की कोशिश की हो, लेकिन उनका जो पर्पस था वो सिर्फ एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की योजना उनको बनानी थी जो पूरे राष्ट्र को एक कर सके, ठीक है, जो देश के हितों के अनुकूल हो और नवयुवकों में राष्ट्रीयता की भावना का संचार कर सके। इसीलिए उग्रवादी जो मूवमेंट है हम उसको विफल नहीं मान सकते हैं, या उसका योगदान जो है हिंदुस्तान की आज़ादी में या ब्रिटेन को भगाने में बहुत बड़ा है। 1909 के पार्लियामेंट्री सुधार को जब पारित किया गया तो उग्रवादी आंदोलन के अभाव में इन सुधारों के पारित होने में कुछ अधिक समय लग सका। किसी भी पराधीन देश के द्वारा अपने पॉलिटिकल गोल को प्राप्त किया जाना संभव हो सकता है, बशर्ते कि राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति स्वयं त्याग करने का इच्छुक हो। और ये जो उग्रवादी थे या उग्रवादी विचारधारा के व्यक्ति थे वो त्याग करने के लिए तैयार थे। लेनिन ने इस हड़ताल को भारत के श्रमिक वर्ग की पहली राजनीतिक कार्रवाई बताया था और ये स्वीकार किया था कि वैधानिक आंदोलन को वास्तविक राष्ट्रीय आंदोलन और जन आंदोलन की दिशा में एक नया योगदान भारतीयों ने दिया है।
अब हम अगला जो चैप्टर है उसमें हम स्टडी करेंगे उदारवाद और उग्रवाद का अंतर, दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस था, कहाँ दोनों की सोच में बेसिक अंतर आया और कहाँ इन दोनों की सोच में डिफरेंस होने के बावजूद भी दोनों का योगदान हिंदुस्तान की आज़ादी में। हाँ, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अगली क्लास तक टिल द कंटिन्यू जो मैं पढ़ा चुकी हूँ उसको स्टडी कर रहे हैं और स्टडी करने के साथ साथ में अपनी क्वेरीज़ भी दिमाग में रख रहे हैं। बट कंप्लेंट्स ये है कि आप में से कोई भी बच्चा क्वेरी नहीं डाल रहा है, इसका मतलब या तो आप पढ़ नहीं रहे हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। वॉट अबाउट यू, आई कैन नॉट श्योर अबाउट यू, बट प्लीज़ अपनी क्लासेस कंटिन्यू लेना शुरू करिए और किताब खरीद करके जो चैप्टर्स हैं उनको रीड आउट करो, क्योंकि कंडीशंस चेंज होंगी और जल्दी होंगी। थैंक यू।